हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके चैप्टर फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपकी चार्ज रिंग होती है, आवेशित रिंग जो होती है, उसके एक्सियल लाइन पर, ठीक है, उसके अक्षीय रेखा पे अगर कोई एक बिंदु है, वहां पे E की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा, ये हमने देखा, जिसके लिए हमने एक जो है फॉर्मूला डिराइव किया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत द्विध्रुव एक समान, या जो आपकी यूनिफॉर्म, जो आपका टू डायमेंशनल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, उसमें अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देते हैं तो आपका जो E की वैल्यू है और जो इसमें फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, ये हम बात करें। तो बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, ए बी, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है। जहाँ पे ए पॉइंट पर यानी ए बिंदु पर जो है आपका नेगेटिव क्यू चार्ज है और बी बिंदु पर पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है, बी बिंदु। अब इसे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा है, जिसकी दिशा आप देख सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये क्या दर्शा रहा है, विद्युत क्षेत्र को दर्शा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और आप ये जानते हैं प्लस क्यू जो है चार्ज को जब हम जो है इस फील्ड में रखेंगे और माइनस क्यू चार्ज को इस फील्ड में रखेंगे तो इन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बल लगेगा, ठीक है। अगर हम बात करें प्लस माइनस क्यू चार्ज की, तो उस पे जो बल लगेगा, क्योंकि वो इस तरफ है, ए पोजीशन पे, वो इस दिशा में होगा, यानी ई की विपरीत दिशा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें उस चार्ज की, उस बिंदु आवेश की जिसपे जो है आपका प्लस क्यू चार्ज है, तो उसकी जो फोर्स की दिशा होगी, बल की जो दिशा होगी, वो उसी दिशा में होगा जिस दिशा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, पॉइंट ए पर, एट पॉइंट ए, अगर हम बिंदु ए की बात करें तो बिंदु ए पर जो आपका फोर्स लगेगा वो कितना होगा, माइनस क्यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो आपका पॉइंट बी है, उस पे जो आपका चार्ज है माइनस क्यू, तो उस पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा, आप इसे एफ ए मान लीजिए, इसे एफ बी मान लीजिए, तो ये कितना होगा, प्लस क्यू ई। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, उसका परिमाण बराबर है, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, ऑपोजिट, ठीक है। अब अगर हम बात करें, जो ये आपका डायपोल है, द्विध्रुव है ए बी, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो चार्ज है जो कि बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन इनकी जो साइन है वो क्या है, ऑपोजिट है, और ये एक जो है 2a की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका मोमेंट होगा, ठीक है, डायपोल मोमेंट जो होगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट जो होगा, जो कि आप P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, आप जानते हैं Q इंटू 2a। ये आपकी क्या हो गई, तीसरी इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जैसे कि अभी हमने बात की, और फोर्स विपरीत दिशा में लग रहा है, तो क्या होगा, इसके कारण जो ये आपका
जो ये आपका डायपोल है इसमें कपल प्रोड्यूस होगा और ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, यानी घूमे, रोटेट करेगा। और किस दिशा में करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आप लिखेंगे द फोर्स ऑन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, यानी जो बल है माइनस क्यू और प्लस क्यू पे, फॉर्म्स अ कपल, यानी एक कपल फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, कपल बनाएंगे। जो फोर्स है माइनस क्यू या प्लस क्यू पे लग रहा है वो एक कपल बनाएगा, और जो आपका डायपोल है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। एंड द डायपोल will rotate in the anti-clockwise direction, और किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज दिशा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स के कारण क्या हो रहा है, कपल प्रोड्यूस हो रहा है और ये रोटेट करे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क लगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, आपका टॉर्क होता है। अब अगर हमें टॉर्क की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे से हम एक परपेंडिकुलर, जो आपका बी पॉइंट है यानी प्लस क्यू चार्ज है, वहां से एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इसी तरीके से ए पॉइंट से भी हम एक लाइन खींचते हैं और ये यहाँ पे सी पे मिल रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो टॉर्क होता है ये बराबर होता है आपका मोमेंट ऑफ कपल, यानी टॉ बराबर हो गया आपका फोर्स, यानी बल कितना लग रहा है, एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप आर्म ऑफ कपल, यानी कपल के आर्म से मल्टीप्लाई। अब जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, वो एफ लग, दोनों में बल सेम है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कपल की, तो कपल की जो आर्म है, ये जो आर्म है एसी, इसको हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एफ इंटू एसी। अब हम एसी का मान निकालेंगे, एसी का मान क्या होगा, तो मान लीजिए ये आपका क्या है, एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये थीटा के सामने की जो है लाइन है, तो ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो। और आपको क्या निकालना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एसी अगर आपको निकालना है तो एसी हो जाएगा आपका, एसी होगा आपका, एसी आप निकालेंगे साइन थीटा के फॉर्मूले। तो जो आपका साइन थीटा है इस केस में वो होगा एसी अपॉन एबी। एबी का मान आप जानते हैं 2a है। ठीक है, तो एसी का जो मान हो जाएगा, एसी की वैल्यू हो जाएगी 2a साइन थीटा। ठीक है, आप क्या करेंगे, एसी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2a साइन थीटा। ठीक है, और एफ कितना है आपका, QE है, एफ का मान क्या है, QE। ठीक है, तो ये आ गया आपका QE 2a साइन थीटा। अब अगर हम Q इंटू 2a ई साइन थीटा की बात करें, तो यहाँ पे जो Q इंटू 2a है ये आपका डायपोल मोमेंट को, जो है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बना रहे हैं, तो आप किसकी जगह P रख सकते हैं, तो आप यहाँ पे P रख देंगे, तो ये हो गया PE साइन थीटा, या हम ये कह सकते हैं टॉ बराबर P क्रॉस E। तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब अगर हम टॉर्क की दिशा देखें, ठीक है, टॉर्क की दिशा देखें तो आप राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं।
ठीक है। जिस दिशा में आपका फोर्स लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है, तो उस दिशा में आप जो है इस तरीके से फिंगर्स को मोड़ेंगे और आपको कहाँ पे दिखेगी जो फोर्स टॉर्क की दिशा है वो ऊपर की तरफ, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो आप लिखेंगे टॉर्क will act perpendicular to the paper in outward direction। यानी जो आपका टॉर्क है वो जो है जो पेपर है या जो आपका प्लेन है उसके ऊपर की तरफ लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, लंबवत लगेगा और कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये आपका डेरिवेशन था। अब इसमें हम कुछ केस देखते हैं। अगर जो है आपका जो P है, ठीक है, आप जानते हैं कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर डायपोल मोमेंट जो है E की दिशा पे लगता है, ठीक है, E की दिशा पे लगता है, यानी कि जो आपका डायपोल है वो E की दिशा में इस तरीके से रखा, ठीक है, इस तरीके से रखा है, तो जो थीटा एंगल है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो हम इस केस की बात करते हैं। केस, अगर आपका डायपोल मोमेंट यानी P जो है वो E की दिशा में इज अलोंग E, तो क्या होगा, थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूले में आप यहाँ पे साइन 0 रख देंगे, यानी टॉ बराबर PE साइन 0। अब साइन 0 की बात करें तो 0 होता है, तो टॉ की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो। ठीक है, तो यानी जब भी आप जो है डायपोल को जो है E की दिशा में रखेंगे, ये जो आपका डायपोल है, डायपोल का जो मोमेंट है वो E की दिशा में होगा, तो आपका जो टॉर्क जो आपको मिलेगा वो 0 है। तो इस तरीके से आप इस डेरिवेशन को सॉल्व करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सतत आवेश वितरण। अब जब भी हम सतत आवेश वितरण यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो हम बेसिकली इस जो ये टॉपिक है इसमें हम एक क्लोज्ड एरिया की बात करते हैं। एक ऐसा एरिया या ऐसी सरफेस जहां पे जो आपका चार्ज है, आवेश है, वो कॉन्टिन्यूअस हो, यानी कैसे होगा, बराबर दूरी पे होगा या एक साथ जो है कॉन्टिन्यूअसली लगा हो। अब इसके लिए जो है इसे हम 3 तरीके से जो है पढ़ते हैं, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डायमेंशन की, जहां पे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी लाइन में या कोई एक लाइन है उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इसके लिए जब हम इसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पे लैम्डा लेते हैं, लैम्डा इसका जो होता है सिंबल होता है, और यहाँ पे हम बात करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ की, और इसकी अगर SI यूनिट की बात करें तो कूलम पर मीटर होती है। और ये किस में होता है, 1 डायमेंशन में या 1D में। इसी तरीके से अब जब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक एरिया में होता है। एरिया जो होता है वो आपकी 2 डायमेंशन की जो है क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके लिए जब हम बात करते हैं एरिया में या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, या एरिया में या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिकली हम बात करते हैं, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका सिंबल होता है वो सिग्मा होता है, और ये आपका चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, और इसका जो SI यूनिट है वो कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है आपका 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में हम किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की यानी आयतन। पहले हम बात करते हैं लाइन की या लीनियर, ठीक है, लाइन। नेक्स्ट है आपका एरिया, 2 डायमेंशनल एरिया यानी क्षेत्रफल। ये आपका रेखिक हो गया, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। 3D जो होता है वो आपका वॉल्यूम,
यानी आयतन, क्योंकि आयतन जो होता है वो आपका 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो इसके लिए जब भी हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम सिंबल लेते हैं रो, और इसका जो डेफिनेशन है वो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका जो SI यूनिट है वो कूलम पर क्यूबिक मीटर। If a total charge Q is distributed along a line of length L, यानी अगर जो चार्ज है, आवेश है, वो एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक लाइन में उसका वितरण हुआ है, और उस चार्ज की जो वैल्यू है वो Q है, या फिर ओवर अ सरफेस एरिया A, या किसी क्षेत्रफल पे, या किसी क्षेत्र पे A क्षेत्रफल पे, A पृष्ठ पे अगर उसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर थ्रू आउट अ वॉल्यूम B, या किसी एक वॉल्यूम में, ठीक है, किसी एक आयतन में, ये पूरे आयतन में क्या है, ये यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसका वितरण किया गया है, वी कैन कैलकुलेट चार्ज डेंसिटी फ्रॉम। तो हम चार्ज डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पहला है लैम्डा बराबर Q अपॉन L, ठीक है। तो जब आप लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है? लैम्डा बराबर Q अपॉन L। जब आप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं उसका फॉर्मूला है सिग्मा बराबर Q अपॉन A। नेक्स्ट, अगर आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला है रो बराबर Q अपॉन V। तो ये आपका जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और ये उसकी क्या है, फॉर्मूला। अब हम चलते हैं गॉस लॉ की तरफ। तो बेसिकली जब भी हम गॉस लॉ की बात करते हैं तो गॉस लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, एक बंद सरफेस पे, बंद पृष्ठ। तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स out of a closed surface is equal to the charge enclosed divided by the permittivity, ठीक है। जब भी हम गॉस लॉ की बात करते हैं तो गॉस लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, किसी भी सतह पर, किसी भी पृष्ठ पर जो कि कैसी है, क्लोज है, वो बराबर होती है, ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड, यानी जितना उस सरफेस पर, उस जो आपके पृष्ठ है उस पर चार्ज जितना रखा गया है, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी, ठीक है। और डिवाइड किससे करते हैं हम? परमिटिविटी से करते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एन एरिया इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस प्रोजेक्टेड इन अ प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। और हम इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं E डॉट ds से, जहाँ पे E क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ds क्या है, वो एरिया है, ठीक है, जिसमें चार्ज है, ठीक है। यानी मान लीजिए कि आपके पास कोई सतह है, ये कोई सरफेस है जो कि क्लोज है, यहाँ पे रखा गया है एक चार्ज Q, ठीक है। तो जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी एक क्लोज सरफेस से, किसी एक बंद पृष्ठ से, तो वो बराबर होती है जितना उसमें चार्ज है, जितना उस सरफेस में सतह ने चार्ज को एनक्लोज किया है, आवेश को एनक्लोज किया है, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी, ठीक है। और जब हम एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली हम लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब अगर हम बात करें फाई की, फाई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपने पढ़ा है, वो होता है आपका क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी, ठीक है। यहाँ पे जो E है वो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो एक Q चार्ज है, इसके कारण इस सतह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी वो E है। एरिया जो ये सतह है, पृष्ठ है, ठीक है, इसका जब आप क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम गॉस लॉ को इस क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए इस फॉर्मूले से भी रिलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ, या आप कह सकते हैं प्रूफ ऑफ गॉस। तो इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक जो है क्लोज सरफेस है, ठीक है,
जो कि आप ये जानते हैं कि सपोज हमने एक चार्ज लिया, क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है यहाँ पे, इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस जो कि 3 डायमेंशन में है, यानी क्या है, एक गोला है, ठीक है, एक स्फीयर के फॉर्म में है जो सतह है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस क्लोज सरफेस में हमें जो है गॉस लॉ लगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं इसका, ठीक है, ये आपका एक छोटा सा हिस्सा है और इसका जो एरिया है वो आपका ds है और इसकी जो दिशा है वो n कैप, ठीक है। अब ये जो q चार्ज है, ठीक है, इसके कारण इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न हो रहा है और वो इस क्षेत्र से जाता है। मान लीजिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस दिशा में जाती है, ठीक है, और इस जो ये स्फीयर है, ये गोला है, इसका जो रेडियस है वो r। अब अगर हम यहाँ पे कूलम लॉ लगाए तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग E की जो वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो मान होगा, जैसे कि हम जानते हैं, आपने पढ़ा है 1/4πε0 Q/r² होगा, ठीक है, और ये हम r कैप ले लेते हैं जो कि इसकी डायरेक्शन को शो कर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो। अब हमने जो स्मॉल एरिया लिया है, छोटा जो क्षेत्र लिया है, उसको हम कंसीडर कर देते हैं। लेट अस कंसीडर, मान लीजिए एक छोटा क्षेत्रफल यानी स्मॉल एरिया मान लेते हैं हम, जो कि ds है, किसका है, ऑफ द स्फीयर, गोले का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एरिया है वो ds हो जाएगा और ये ds बराबर हो जाएगा n कैप ds के, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखें, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स, तो ये बराबर होता है E डॉट ds के, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर हम बात करें एक छोटे एरिया की, तो वहां पे जो फ्लक्स होगा उसका अमाउंट भी कम होगा, तो d फाई e ले लेंगे, बराबर E डॉट ds हो जाएगा। अब यहाँ पे आप E का मान रख देंगे, E का मान 1/4πε0 जो है Q/r², r कैप या Q/4πε0 r कैप अपॉन r² और ds हो जाएगा आपका n कैप ds। तो d फाई e इक्वल्स टू Q/4πε0 ds आप अंदर ले लेंगे अपॉन r² n कैप इंटू r कैप। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, दिशा को शो कर रहे हैं, डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, तो ये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा, n कैप डॉट r कैप इक्वल्स टू 1। तो आपका जो ये इक्वेशन है वो जाएगी d फाई e इक्वल्स टू Q/4πε0 ds अपॉन r²। अब हम बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ये हमने एक छोटे से एरिया से लिया। अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, यानी जो गोला है वहां से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा वो होगा फाई ई। तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, आप इसका समाकलन कर देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन s, क्योंकि आप सरफेस ले रहे हैं तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट करें। तो Q/4πε0 ds अपॉन r², अब Q/4πε0 r² बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल s ds, और यहाँ पे जो पूरा सरफेस है वो कैसा है, स्फीयर, यानी हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, स्फीयर के CSA की बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया, या आप कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो
तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, जो आपका TSA है, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का, वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो आपका हो जाएगा पाई E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि फाई E बराबर क्लोज इंटीग्रल S E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका क्या हो गया, गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया। तो बच्चों आज हमने दो डेरिवेशन देखे, जिसमें हमने 2 डायमेंशन में जब हम किसी डायपोल को रखते हैं तो वहां पे टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है ये हमने देखा। इसके बाद हमने गॉस लॉ समझा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण क्या होता है ये भी देखा, और गॉस थ्योरम को प्रूफ भी किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आपको इन टॉपिक को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। गॉस थ्योरम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आपको काफी अच्छे से लर्न करना है, और जो पीछे आपके जो डेरिवेशंस कराए गए हैं उनको भी आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।